नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल शो की करने जा रहे हैं शुरुआत। बांग्लादेश मुसीबत से घिरा हुआ है और एक के बाद एक हिंदुओं की हत्या हो रही है। अलग अलग हिस्सों में चरमपंथी बेलगाम हो गए हैं और बांग्लादेश चलाने वाले चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस खामोश बैठे हैं। बांग्लादेश में युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के पीछे क्या देश में होने वाले चुनाव टालने की साजिश है? क्या खालिदा जिया के बेटे तारिक की वापसी से कोई फर्क पड़ेगा? इन सब सवालों के जवाब तलाशता ये स्पेशल शो न्यूज मेकर। बांग्लादेश एक बारूद पर सवार, ऐसा बारूद जिसमें बार बार चिंगारी फेंकी जा रही। एक मुल्क जिसे तबाह करने के लिए खुद उसके ही हुक्मरान शायद उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर वो बैठे। एक एक करके बांग्लादेश के उस ताने बाने को उधेड़ा जा रहा है जिसके जरिए ये मुल्क बस कुछ ही महीने पहले तक एशिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनता जा रहा था। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, अगर भारत के आस पड़ोस के मुल्कों को देखा जाए तो यहाँ अशांति और अस्थिरता काफी बढ़ गई है। भारत के पड़ोस में आखिर क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? और वो कौन है जिसे इस अशांति से फायदा होगा? भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के इतिहास का जन्म ही लहू से होता है। तो क्या ये मुल्क एक बार फिर उसी रास्ते पर बढ़ गया है जिसे वो पीछे छोड़ आया है? और इस पूरी नाकामी के केंद्र में है नोबेल पीस प्राइज जीत चुके डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। क्या वो अब तक असफल रहे हैं? ये तस्वीरें मोहम्मद यूनुस का सिरदर्द बढ़ा रही होंगी। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश में वापस आ गए। चुनाव से ठीक पहले वो चुनाव जो मोहम्मद यूनुस की निगरानी में और हिंसक और घातक होता जा रहा है। शांति का नोबेल पुरस्कार और जनता पर अत्याचार। मोहम्मद यूनुस जिस तेजी से विलन बने हैं उतनी तेजी से तो खून और हिंसा का इतिहास रखने वाले बांग्लादेश में भी पहले कभी नहीं हुआ। हिंसा हो रही और गद्दी पर बैठे मोहम्मद यूनुस हिंसा रोकने से ज्यादा खामोशी और लीपापोती में लगे। आखिर क्या वजह रही कि जब बांग्लादेश में घोषित चुनाव पास आने वाले थे तो एक युवा नेता की हत्या कर दी गई? ई रिक्शा पर जा रहे उस्मान हादी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सिर्फ 32 साल की उम्र में ही शेख हसीना और भारत के खिलाफ भी जहर उगल रहा हादी, जो शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन और भाषणों के बाद भी खुलेआम घूम रहा था, निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, उसकी हत्या कर दी। इस हत्या से बांग्लादेश की सियासत में भूचाल आ गया। यूनुस जो इस वक्त सरकार के सरदार हैं। देखिए, आजकल की स्थिति जो बांग्लादेश में चल रही है बहुत ही गंभीर है और शायद ये 1971 से अब तक ऐसी स्थिति गंभीर कभी नहीं हुई है। और जरूर इसके लिए तो ये है कि इंटरिम रिजीम के चीफ एडवाइजर तो मोहम्मद यूनुस हैं। हालांकि वो नोबेल लॉरेट है, पूरी दुनिया को बहुत भरोसा था कि मोहम्मद यूनुस सब कुछ संभाल लेंगे, इसलिए उन्होंने इनको चीफ एडवाइजर बनाया, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम हुए हैं। बिल्कुल उनको कामयाबी बिल्कुल मिली ही नहीं है। ढाका की इन सड़कों ने बहुत खून देखा है। बांग्लादेश बनने से लेकर आज तक 12 दिसंबर को हुई शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद तो बांग्लादेश की कहानी में जैसे बिल्कुल नया मोड़ आ गया। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा हुई,
भीड़ ने डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे न्यूट्रल समझे जाने वाले मीडिया संस्थानों, पूरी सरकारों से जुड़े निशानों और हिंदुओं पर भी हमले हुए। ऐसे ही एक हमले में भीड़ ने दीपू चंद्र दास नाम के एक शख्स की भी हत्या कर दी। जाहिर था दीपू की हत्या उसके हिंदू होने की वजह से की गई और इस हत्या की वजह से भारत में भी विरोध प्रदर्शन हुए। यानी मोहम्मद यूनुस न चुनाव में लगे एक नेता को सुरक्षा दे पाए और न ही अपनी जनता की हिफाजत कर पा रहे हैं। कानून व्यवस्था इतनी खराब इसलिए है क्योंकि पिछले साल जब वो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, तख्ता पलट हुई थी, तब उस वक्त जो है ये कोई स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट अपराइजिंग तो था ही नहीं, ना ही तो ये कोई रेवोल्यूशन था, ये तो ऐसे रिजीम चेंज ऑपरेशन था। और उसके पीछे जमात इस्लामी थी। सत्ता सिर्फ जमात इस्लामी के पास है आज के दिन में, और जमात इस्लामी का चेहरा जो है वो मुखौटा जो है वो मोहम्मद यूनुस है। अब धीरे धीरे ऐसे लगने लगा है कि यूनुस उतने भोले नहीं जितनी वो अपनी छवि बनाने की कोशिश करते हैं। उस्मान हादी के भाई ओमर ने आरोप लगाया कि यूनुस प्रशासन में बैठे कुछ लोगों ने ही यह हत्या करवाई ताकि चुनाव टाले जा सके। फरवरी में तय चुनाव से ठीक पहले एक छात्र नेता की हत्या करने से आखिर कैसे फायदा होगा? हादी की हत्या में शामिल एक शख्स को पकड़ लिया गया। दीपू चंद्र दास की हत्या में शामिल लोगों को भी पकड़ लिया गया। फिर भी बांग्लादेश में हालात काबू में नजर नहीं आ रहे। बल्कि अब वहां वो छात्र नेता भी सुरक्षित नहीं जिनके आंदोलन की वजह से यूनुस गद्दी पर बैठे। वो हिंदू भी सुरक्षित नहीं जिनकी सुरक्षा की गारंटी यूनुस ने ली थी। और तो और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और उनके राजनीतिक वारिस तारिक रहमान भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। यही वजह है कि जब वो ढाका वापस लौटे तो बुलेट प्रूफ बस में एयरपोर्ट से अपने घर तक गए। राजनीतिक क्रांतियों की सबसे खराब बात यह होती है कि अक्सर ये खुद उन कसौटियों पर खरी नहीं उतरती जिनकी वजह से लोग क्रांति करते हैं, और बांग्लादेश में भी काफी हद तक ऐसा ही हो रहा है। शेख हसीना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे नौकरी की मांग पर, लेकिन कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे भी अहम रहे, और अब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी कानून व्यवस्था को काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या मोहम्मद यूनुस सिर्फ समय पास कर रहे हैं या सच में उनके पास इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई प्लान भी था? 7 जनवरी 2024 बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग सत्ता में फिर लौटी। लेकिन एक बात खास थी, बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया। बीएनपी जिसकी नेता खालिदा जिया जो खुद प्रधानमंत्री रह चुकी थी, चुनाव में वोटिंग महज 40% हुई। शेख हसीना सरकार पर आरोप लगा कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। फरवरी से ही बांग्लादेश में छात्रों ने सरकारी नौकरियों में कोटे का मुद्दा बनाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए 1971 में बांग्लादेश की आजादी में हिस्सा लेने वालों के परिवारों को सरकारी नौकरियों में कोटा जारी रखने का आदेश दिया। कुछ ही महीनों में पूरे बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और युवा इस आदेश के खिलाफ सड़क पर उतर आए। सरकार की सख्ती ने आग में घी का काम किया। ये भी नहीं था कि उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोटा रिफॉर्म का लारा उन्होंने लगाया हुआ है कि इस वजह से स्टूडेंट्स नाराज हो गए थे, ये भी गलत है। क्योंकि कोटास को जो बात थी, जो फ्रीडम फाइटर्स को कोटा दिया जाता था, तो जब शेख हसीना सत्ते में आई 2009 में, उसके बाद ही लोगों ने कहना कर दिया कि नहीं, ये कोटा गलत है, इसे हटा दीजिए। अगस्त आते आते इतने युवा सड़कों पर थे कि उनका ना कोई नेता था ना कोई चेहरा। शेख हसीना के पास जान बचाकर भागने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं। बांग्लादेश की आर्मी भी हमेशा के लिए देश नहीं संभाल सकती थी। आर्मी चीफ ने साफ कहा था कि सेना के अपने बंकरों में वापस जाने का वक्त आ गया है। ऐसे वक्त में नोबेल का शांति पुरस्कार पा चुके डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का नाम सामने आया।
यूनुस छात्रों के आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। 1996 में बांग्लादेश सरकार के केयरटेकर रह चुके थे, लेकिन इस बार शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश का संविधान केयरटेकर सरकार की इजाजत ही नहीं देता। तो यूनुस वापस आए सरकार के चीफ एडवाइजर बनकर। सरकारी सत्ता अपने हाथ कर ली। जमाते इस्लामी के जिन कट्टरपंथियों से बांग्लादेश की तरक्की को खतरा था, उन्हें शेख हसीना के जाने से जैसे आजादी मिल गई और यूनुस इसे काबू करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। खासतौर पर बांग्लादेश के हिंदुओं को निशाना बनाया है। अब इसे चाहे ऐसे देखें कि जमात ने मौके का फायदा उठाया या यूनुस की नाकामयाबी, लेकिन बांग्लादेश में यूनुस के आने के बाद से हो रही हिंसा में बार बार हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पहले कहा गया कि ये राजनीतिक रंजिश है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा यूनुस ऐसी हिंसा पर काबू पाने में नाकामयाब है। ये तो हम बिल्कुल यही सोच सकते हैं कि प्लान थी, क्योंकि 5 अगस्त 2024 को जब शेख हसीना का हवाई जहाज शायद ढाका से निकला ही होगा, उसी वक्त 2 चीजें शुरू हो गई। एक तो अवामी लीग और उनके सारे जो जगह थे, अड्डे थे, घर थे, जो शेख मुजीब के स्टैचू थे, उन पे हमला हुआ और सारे उनको बिल्कुल बुरी तरह से खत्म। और दूसरी बात, उसी दिन 5 अगस्त को ही हिंदुओं पर, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सूफी, उन पे टूट पड़े। जिस हिंसा के आगे यूनुस ने घुटने टेक दिए हैं, आखिर शेख हसीना ने उस पर कैसे काबू किया हुआ था, यह जानना भी जरूरी है। शेख हसीना की सख्ती। 2009 में सत्ता में वापसी के साथ ही शेख हसीना ने कट्टरवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। उन्होंने कट्टरवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा की तरह देखा, राजनीति की तरह नहीं। कड़ी निगरानी। बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे RAB, DGFI और स्पेशल ब्रांच ने उग्रवादियों, मस्जिदों, मदरसों, NGO और ऑनलाइन कड़ी निगरानी की ताकि गड़बड़ी की कोशिशों को पहले ही नाकाम किया जा सके। सख्त कदम। एलीट सिक्योरिटी यूनिट ने एनकाउंटर और क्रॉस फायर के जरिए भी कट्टरपंथियों में खौफ पैदा किया। इससे ज्यादातर कट्टरपंथी अंडरग्राउंड हो गए। इस्लामिक राजनीति खत्म। जमात इस्लामी और इससे जुड़े छात्र और मजदूर संगठनों को बैन, अदालतों, गिरफ्तारियों के जरिए तोड़ दिया। काउंटर टेररिज्म। भारत और पश्चिमी देशों की मदद से हसीना ने काउंटर टेररिज्म कदम उठाए। इससे बांग्लादेश में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक सुरक्षित रहे। हसीना के कदमों से हिंदू भी सुरक्षित थे और देश तरक्की के रास्ते पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी सिलसिले लोकतांत्रिक संस्थान कमजोर होते गए। बड़े फैसले हसीना और उनके करीबी ही लेते थे। जिसकी वजह से लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। हालांकि किसी भी मुल्क के इतिहास में 50-60 साल का इतिहास कोई बहुत बड़ा लम्हा नहीं होता, लेकिन फिर भी बांग्लादेश में सत्ता और सत्ता का अंत दोनों हिंसक साबित हुआ है। बांग्लादेश की स्थापना करने वाले शेख मुजीबुर रहमान को उनके घर में ही मार दिया गया और राष्ट्रपति जियाउर रहमान को उनके ही खास सहयोगियों ने गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। तो क्या बांग्लादेश की कहानी एक नई करवट ले रही है? क्या बांग्लादेश नया इतिहास लिखने को तैयार है? बांग्लादेश का जन्म 1971 में पाकिस्तान की ज्यादतियों की वजह से हुआ। पाकिस्तान में बांग्लादेशियों का अपमान सरेआम होता था। हरे भरे बांग्लादेश के संसाधन पाकिस्तान के हुक्मरान लूटते थे और बदले में मिलता था सिर्फ अपमान, जिससे परेशान होकर लाखों बांग्लादेशियों ने बॉर्डर पार करके तेजी से समृद्ध होते भारत का रुख किया। भारत में इतनी बड़ी संख्या में आ रहे बांग्लादेशियों से आर्थिक और कानून व्यवस्था की दिक्कतें खड़ी होने लगी। विरोध की चिंगारी फूटी बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी से और ढाका यूनिवर्सिटी पर पाकिस्तानी फौज ने कत्लेआम मचा दिया। निहत्थे छात्रों को पाकिस्तान की फौज ने चुन चुन कर मारा।
जिससे आजादी की चिंगारी बांग्लादेश के कस्बों और गांवों तक पहुंच गई। भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही मुक्ति बाहिनी को मदद दी और जब पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने सरेंडर किया, उसके बाद भी भारत ने बांग्लादेश को एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता दी। देखिए, बांग्लादेश को भारत में मिलाने की तो बात ही नहीं थी। बांग्लादेश के लोगों को अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए थी पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस, क्योंकि पाकिस्तान कॉलोनियल पावर की तरह उन पे हावी हो गया था। उनको ना तो रविंद्रनाथ टैगोर के गीत अलाउड नहीं थे, हिंदुओं पे हमला हो रहा था। और बांग्लादेश के लोग बिल्कुल सेक्युलर हैं, वो चाहते थे कि हमारे पास डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म हो, वो जेन्युइन डेमोक्रेसी चाहते थे। बांग्लादेश पाकिस्तान विरोध पर बना था। बांग्लादेश की आजादी के नायक और बंगबंधु कहे जाने वाले शेख मुजफ्फर रहमान अपने ही घर घनमौंडी में 15 अगस्त 1975 को मार दिए गए। बांग्लादेश आर्मी के कुछ अधिकारी सुबह 6 बजे उनके घर में घुस आए और मुजीब को गोलियों से छलनी कर दी। उनके साथ ही उनकी पत्नी, 3 बेटों, जिनमें से एक की उम्र महज 10 साल थी, बहुओं और मुजीब के भाई को भी सेना के अधिकारियों ने जिंदा नहीं छोड़ा। सिर्फ उनकी बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना विदेश में होने की वजह से जिंदा बच गई। इस तख्ता पलट में पाकिस्तान का भी हाथ बताया गया। पाकिस्तान ये कभी सहन नहीं कर पाया कि बांग्लादेश का अपना वजूद हो सकता है। इसी वजह से मुजीब और रहमान की विरासत को ही खत्म करने की कोशिश की। मुजीब की हत्या में शामिल एक हत्यारे अब्दुल माजिद को फांसी दे दी। कई आरोपी या तो भाग गए या उनकी मौत हो गई। ये मैं आपको बता दूं कि 1971 में जिन लोगों का हाथ था लिबरेशन वॉर में, पाकिस्तान, उनके पीछे अमेरिका, वेस्टर्न पावर्स, जमाते इस्लामी, रजाकार, अल-शम्स, अल-बरद, वो जो हैं वो हार गए थे 1971 में। लेकिन हर बार 1971 के बाद उन्होंने कोशिश जरूर अपनी जारी रखी है कि वो प्री 1971 की सिचुएशन पे आए। जिस घर में मुजीब की हत्या हुई, उसी घर को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद कई बार निशाना बनाया। यूनुस ने बांग्लादेश की मुद्रा से मुजीब की तस्वीर हटा दी। पाकिस्तान, जिसके अत्याचारों की वजह से बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, वो अब अपना दखल बढ़ा रहा है। बांग्लादेश उसी दौर में पहुंचता जा रहा है जहां से उसने अपने वजूद में आने की शुरुआत की। पाकिस्तान की तो ऑब्जेक्टिव ही ये था, पाकिस्तान हमेशा ये चाह रहा है कि बांग्लादेश में उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले। पहले वो सोचते थे कि अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगा, अफगानिस्तान ने उनको धुतकार दिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई लगातार हुई जा रही है। और अब वो सोच रहे हैं कि बांग्लादेश को दोबारा प्री 91 सिचुएशन में ले आए और वो भी बात चल रही है कि एक डिफेंस पैक करें। और वाकई जो है वो अपने जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, वो सब पहुंच गए हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश के खूनी इतिहास ने एक और राष्ट्रपति की बलि ली, जिया उर रहमान। जिया वो शख्स थे जिन्होंने बांग्लादेश पर अत्याचार के लिए चलाए गए पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन सर्च लाइट के शुरू होते ही बगावत कर दी। उन्होंने बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया था, क्योंकि मुजीब उस वक्त पाकिस्तान की जेल में बंद थे। जिया को उनके ही साथ काम करने वाले मिलिट्री के कुछ अधिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश में तख्ता पलट की कोशिश नाकाम होने के बाद 30 मई 1981 को चट्टोग्राम, जिसे उस वक्त चिटगांव कहा जाता था, कभी बांग्लादेश की मुक्ति का हिस्सा रहे मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल मंजूर ने सरकारी सर्किट हाउस में दूसरे मिलिट्री अधिकारियों के साथ मिलकर जिया की हत्या कर दी। जिया पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने सीधे रेफरेंडम के जरिए राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली थी। ये मैं आपको बता दूं कि 1971 में जिन लोगों का हाथ था लिबरेशन वॉर में, पाकिस्तान, उनके पीछे अमेरिका, वेस्टर्न पावर्स, जमाते इस्लामी, रजाकार, अल-शम्स, अल-बरद, वो जो हैं वो हार गए थे 1971 में। लेकिन हर बार 1971 के बाद उन्होंने कोशिश जरूर अपनी जारी रखी है। मुजीब और जिया दोनों के परिवार ने ही बांग्लादेश को संभाला। शेख हसीना मुजीब की बेटी थी और खालिदा जिया, जिया उर रहमान की पत्नी। बांग्लादेश के मौजूदा संकट के बीच तारिक रहमान मुल्क में वापस आ गए। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनाव से पहले वापस आकर तारिक ने राजनीतिक वैक्यूम को कम करने की कोशिश की है। शेख हसीना की पार्टी BNP पर चुनाव लड़ने का बैन।
मौजूदा हालात से डर था कि चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस चुनाव टाल सकते हैं। अब ऐसा साफ हो रहा है कि बांग्लादेश में चुनाव वक्त पर ही यानी फरवरी में ही हो जाएंगे। चीफ एडवाइजर यूनुस हट जाएंगे, लेकिन जो असुरक्षा बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के दिलों में बैठ गई, उसे मिटाने में कई साल लग सकते हैं। तारिक रहमान जो अपने पिता जिया और रहमान का नाम भी अपने नाम के आगे यानी कि तारिक रहमान जिया लगाते हैं, 2008 से ही लंदन में निर्वासन झेल रहे थे। लेकिन खास बात यह है कि उन्हें शेख हसीना ने नहीं बल्कि एक केयरटेकर सरकार ने निर्वासित किया था। अब जब तारिक रहमान वापस आ गए हैं तो वो लोकतंत्र की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक बात जानबूझकर नहीं कर रहे हैं कि शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। क्या तारिक रहमान मोहम्मद यूनुस की नाकामियों से कोई सीख लेंगे या बांग्लादेश उसी दुष्चक्र में फंसा रह जाएगा जिसे फंसाने के लिए पाकिस्तान और तमाम ताकतें लगी हुई हैं?